वेलकम टू एग्जाम विवेचना। दोस्तों, जैसे लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं PYQ सीरीज। तो जो ये PYQ सीरीज है आपकी भविष्य की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यानपूर्वक आप इसे देखा करें। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश को लोक भाषा न कहकर देश भाषा कहा है। किसने कहा है ऐसा? ये भरत मुनि ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि जो अपभ्रंश है इसे लोक भाषा ना कहा अपितु देश भाषा कहा। किसने? भरत मुनि ने। अगला प्रश्न है, वज्रयान में महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। वज्रयान है, इसमें जो महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है, ये मानी गई है प्रज्ञा और उपाय के योग से। प्रज्ञा और उपाय के योग से। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किस यान या किस संप्रदाय में महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। तो ये वज्रयान है। अगला प्रश्न देखिए, कथन है हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद। पंक्ति किसकी है ये? तो जो ये पंक्ति है ये नामदेव की होगी। अधिकतर ये सोच सकते हैं कि ये कबीरदास की पंक्ति होगी। नहीं, कबीरदास की पंक्ति नहीं, ये आपकी नामदेव की पंक्ति होगी। फिर प्रश्न है, ज्ञानदीप के रचयिता हैं। कौन है ज्ञानदीप के रचयिता? तो जो शेख नबी हैं ये ज्ञानदीप के रचयिता होंगे। कौन है? शेख नबी ज्ञानदीप के रचयिता। फिर यहाँ पर प्रश्न है, गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। किसने कहा ये? जो कथन है गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन होगा। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर देखिए, राम ध्यान मंजरी के रचयिता कौन है? तो ग्रंथ है राम ध्यान मंजरी। इसके जो रचनाकार होंगे ये स्वामी अगरदास हैं। कौन? स्वामी अगरदास। फिर देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर क्या है। अपना परिचय देते हुए स्वीकार किया गया है कि है रथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारू आखर लगाए लेत लाखन की सामा हों। पद्माकर ने ये पंक्ति कही है। पूछा जा सकता है ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पद्माकर की है। किस संबंध में कहा था ये? अपना परिचय देते हुए पद्माकर ने कहा, है रथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारू आखर लगाए लेत लाखन की समा हो। फिर अगला प्रश्न क्या है, तिय सैसव जोबन मिले भेद न जानियो जात प्रातः समय निसी दौस के दोबे भाव दर्शात। उक्त दोहे में नायिका की अवस्था का वर्णन हुआ है। ये जो भयसंधि की जो है इसके अंतर्गत है और रसलीन की पंक्ति होगी ये। फिर देखिए प्रश्न है, मिलन पथिक स्वपन एवं नहुष में से राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य नहीं है। इनमें से कौन सा है एक जो खंड काव्य नहीं है राम नरेश त्रिपाठी का? तो जो नहुष है, नहुष ये राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य नहीं होगा। बाकी जो सारे के सारे हैं, जैसे मिलन पथिक स्वप्न, ये रामनिश त्रिपाठी की रचनाएं हैं और ये कैसी रचना है? खंड काव्य है। फिर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, नहुष किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी। फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर, समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था चेतनता एक बिलस्ती आनंद अखंड घना था। जयशंकर प्रसाद की उपयुक्त काव्य पंक्तियां कामायनी की हैं। किस सर्ग की? पहले तो ये ध्यान रखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियां ये कामायनी की हैं। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। कामायनी में कितने सर्ग है ये आप बताइएगा। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के आनंद सर्ग की हैं या फिर आनंद खंड की हैं। फिर प्रश्न है यहाँ पर, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है। तो जो बालकृष्ण भट्ट है इनके द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है? 100 अजान एक सुजान। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 100 अजान एक सुजान किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना होगी। अगला प्रश्न देखिए, सूखा बरगद उपन्यास के लेखक हैं। जो सूखा बरगद उपन्यास है इसके लेखक कौन होंगे? मंजूर एहतेशाम, ये इसके रचनाकार हैं। फिर प्रश्न है, भारतेंदु ने अपने नाटक को नाट्य रासक या नाट्य रूपक की संज्ञा दी है। किस वाले नाटक को? भारतेंदु ने अपने एक नाटक जिसे भारत दुर्दशा के नाम से जाना जाता है उसे नाट्य रासक या फिर लास्य रूपक की संज्ञा दी है। फिर जो प्रश्न है, सज्जन कामना करुणालय एवं प्रायश्चित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक कृष्ण मिश्र के
कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय की अन्योपदेशिक शैली पर आधारित है। तो काफी गहरा प्रश्न है, ये कामना होगा। जैसे सज्जन, कामना, करुणालय ये और प्रायश्चित ये जयशंकर प्रसाद के नाटक होंगे, परंतु जो कामना है ये नाटक कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय की अन्योपदेशिक शैली पर आधारित रचना होगी ये। फिर देखिएगा प्रश्न संख्या यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट, अपनी खबर लेखक की आत्मकथा है। अपनी खबर ये किसकी आत्मकथा होगी? तो इसके लेखक होंगे पांडे बेचन शर्मा उगर। फिर प्रश्न देखिएगा, डिप्टी कलेक्टरी जिंदगी और जोंक एक जिंदगी एक मौत का नगर में से अमरकांत द्वारा रचित कहानी नहीं है। डिप्टी कलेक्टरी जिंदगी और जोंक एक जिंदगी एवं मौत का नगर में से अमरकांत द्वारा रचित कहानी नहीं है। तो ये एक जिंदगी एक और जिंदगी ये आपकी मोहन राकेश की रचना हो जाएगी, मोहन राकेश की कहानी हो जाएगी। बाकी डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी और जोंक, मौत का नगर, इनमें से ये तीनों इनकी हो जाएंगी, परंतु एक और जिंदगी ये मोहन राकेश की कहानी होगी, ध्यान रखना है। फिर प्रश्न देखिएगा यहाँ पर क्या पूछा गया है प्रश्न में, वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्ति किसकी है? महत्वपूर्ण है, विश्वनाथ की ये उक्ति होगी। फिर प्रश्न है, ध्वन्यालोक के रचयिता हैं, कौन होंगे ध्वन्यालोक के रचयिता? आनंदवर्धन ये ध्वन्यालोक के रचयिता होंगे। फिर प्रश्न है, विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं, कौन? विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य होंगे अरस्तु। अगला है, लघु मानव की अवधारणा किसने दी है या किसकी रचना है ये लघु मानव की अवधारणा? तो ये विजय देव नारायण शाही की होगी। फिर यहाँ पर कुछ एक कवि हैं, इन्हें काल की दृष्टि से सही क्रम में रखना है, तो ये सही क्रम ही है। सबसे पहले अमीर खुसरो आते हैं, फिर आएंगे कबीरदास, फिर दादू दयाल, फिर सबसे अंत में सुंदरदास। अमीर खुसरो का समय 1253 से लेकर 1325 ईस्वी तक है, और कबीरदास का जो समय है ये 1398 से लेकर 1518 ईस्वी तक है, और जो दादू दयाल है इनका समय 1544 से लेकर 1603 ईस्वी तक है, और जो सुंदरदास है इनका समय 1596 से लेकर 1689 तक है। ये सही क्रम होगा। अगला जो रचना काल है ये भी कवियों को सही क्रम में रखना, जैसे रीतिकाल के हैं ये तो आलम से पहले आएंगे, फिर घनानंद आएंगे, फिर ठाकुर आएंगे, और सबसे अंत में द्विजदेव। फिर अगले जो कवि है इन्हें भी क्रम के अनुसार से रखना है। तो देखिए, राष्ट्रीय मंत्र ये ठीक है, स्वदेश संगीत ये भी ठीक है, रेणुका ये भी ठीक है, और कुमकुम ये भी सही है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से है, जन्मकाल की दृष्टि से कवियों को सही रखना है। तो देखिए, जगन्नाथदास रत्नाकर पहले आएंगे, फिर सत्यनारायण कविरत्न, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, और सबसे अंत में मुकुटधर पांडे। तो जगन्नाथदास रत्नाकर इनका समय कब से कब तक का है? 1866 से लेकर 1932। सत्यनारायण कविरत्न इनका 1880 से लेकर 1918। गयाशंकर शुक्ल स्नेही इनका 1883 से लेकर 1972। मुकुटधर पांडे इनका 1895 से लेकर 1988 ईस्वी तक। फिर आगे देखिए, आगे है काव्य ग्रंथों को सही अनुक्रम में रखना है, जैसे कश्मीर सुषमा 1904, भारत भारती 1912, प्रिय प्रवास 1914, मिलन 1918। फिर देखिए अगला जो है, अगले नाटकों को सही क्रम में रखना है, शुतुरमुर्ग 1968, रसगंधर्व 1975, कोर्ट मार्शल 1991, विश्ववंश 1999। ये क्रम भी आप सही रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, ये जो मुंशी प्रेमचंद है इनके उपन्यासों को सही क्रम में रखना है, जैसे कि ये रंगभूमि 1925, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932। रंगभूमि, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि ये मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास होंगे। फिर प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। ये सारे के सारे उपन्यास किसके होंगे? मैत्रेयी पुष्पा के होंगे, जैसे कि चाक 1997, अलमा कबूतरी 2000,
कही इसूरी फाग 2008, गुनाह बेगुनाह 2011। फिर से देखिए एक बार, चाक 1997, अलमा कबूतरी 2000, कही ईसुरी फाग 2008, गुनाह बेगुनाह 2011। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले इंदुमती, फिर प्रलय की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली। इंदुमती 1900 ईस्वी, प्रलय की चुड़ैल 1903, 11 वर्ष का समय 1903, दुलाई वाली 1907। आपके लिए बता देता हूँ यहाँ से मैं, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। एक प्रश्न आपके लिए भी छोड़ूंगा, प्रलय की चुड़ैल ये किसकी कहानी है, ये आप बताइएगा कमेंट करके। 11 वर्ष का समय, ये जो अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। दुलाई वाली, ये किसकी कहानी है? राजेंद्र वाला घोष की कहानी है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, जो पाश्चात्य विद्वान हैं इनको सही क्रम के अनुसार से रखना है। तो जो सही क्रम है वो इस प्रकार से होगा, सबसे पहले आएंगे कॉलरिज, फिर मैथ्यू अर्नाल्ड, बाकी कहाँ चलेगी यहाँ पर, चलिए ये दो नाम आ गए यहाँ पर। तो कॉलरिज 1772 और मैथ्यू अर्नाल्ड 1822, ये क्रम याद रखिएगा, ये ठीक रहेगा आपके लिए। यही है यहाँ पर, तो खैर कोई बात नहीं, कॉलरिज का होगा 1772, मैथ्यू अर्नाल्ड 1822। अगला जो प्रश्न है ये सुमेलित करने वाला है। एक तरफ कवि दिया गया है और दूसरी तरफ उसके आश्रयदाता। पहले से ये सुमेलित है, ये आपको वर्णित कर लेता हूँ। घनानंद किसके दरबार में रहते थे? घनानंद के आश्रयदाता राजा थे मोहम्मद शाह रंगीला, पद्माकर के थे जगत सिंह, केशवदास के ओरछा नरेश और देव के आजम शाह। दूसरा है यहाँ पर पात्र और काव्य को सुमेलित करना है। पात्र देखिए कैमास, ये किस में है? पृथ्वीराज रासो में कैमास है, उससे संबंधित है। परमाल, ये आलाखंड से संबंधित है। राघव चेतन, ये पद्मावत से। इब्राहिम शाह, ये कीर्तिलता से। फिर यहाँ पर काव्य पंक्ति और कवि हैं, इन्हें सुमेलित करते हैं। काव्य पंक्ति है, हे मेरी तुम आओ बैठे पास पास, हम हास और परिहास करें, केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति होगी ये। फिर अगला है, और वह सुरक्षित नहीं है जिसका नाम हथियारों की सूची में नहीं है, धूमिल की पंक्ति होगी। फिर है आगे, साम्यवाद के पथ में लीद किया करते हैं, मानवता का पोस्टर देखा लगे रेंकेंगे। पंक्ति देखिए फिर से, थोड़ी सी ये आगे पीछे होगी। साम्यवाद के पथ में लीद किया करते हैं, मानवता का पोस्टर देखा लगे रेंगने। हाँ, ये जो पंक्ति है त्रिलोचन शास्त्री की पंक्ति होगी। फिर है, कर गई चाक तिमिर का सीना, जोत की फांक यह तुम थी, नागार्जुन की पंक्ति है। फिर है अगला, यहाँ पर भी काव्य पंक्ति और कवि है, तो देखिएगा। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त, नील घन माला में, सौदामिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। तो ये पंक्ति होगी जयशंकर प्रसाद की। फिर है, जो सोए स्वप्नों के तम में वे जागेंगे, यह सत्य बात जो देख चुके जीवन निशित, वे देखेंगे जीवन प्रभात, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। बांधो न नाव इस ठाम बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। पंत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, पंत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, महादेवी वर्मा की पंक्ति होगी। अगला है, काव्य ग्रंथ और कवि सुमेलित करते हैं, तो इस प्रकार से रूप आएगा। अमोला, ये त्रिलोचन शास्त्री का काव्य ग्रंथ है। पलाशवन नरेंद्र शर्मा का। देवशिखा महादेवी वर्मा की। तो फिर से आपको रिपीट करता हूं, अमोला त्रिलोचन शास्त्री, पलाशवन नरेंद्र शर्मा, दीपशिखा महादेवी वर्मा, धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर। अगला देखिए, यहाँ से आप बताइएगा तार सप्तक में कौन कौन से कवि यहाँ से आपको दिख रहे हैं, उनका नाम बताना है। नाट्य उक्तियां हैं, नाट्य की पंक्तियां हैं और नाटक है, तो इसका हम देखते हैं। पंक्ति है, प्यारी वे अधर्म से लड़े, हम तो अधर्म नहीं कर सकते।
हम तो अधर्म नहीं ना कर सकते, हम आर्यवंशी लोग धर्म छोड़कर लड़ना क्या जाने। तो नील देवी नाटक से कथन लिया गया है। प्यारी, वे अधर्म से लड़े, हम तो अधर्म नहीं ना कर सकते, हम आर्यवंशी लोग धर्म छोड़कर लड़ना क्या जाने। फिर पंक्ति है भारत दुर्दशा नाटक से। को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सूत होत फिरत में, हा हा होए अनाथ। ये किसकी पंक्ति होगी? भारत दुर्दशा नाटक की। अगला है अंधेर नगरी नाटक सा। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। अगली जो पंक्ति है सत्य हरिश्चंद्र जो नाटक है उससे ली गई है। हमने माना कि उसको स्वर्ग लेने की इच्छा ना हो, तथापि अपने कर्मों से वह स्वर्ग का अधिकारी तो हो जाएगा। सत्य हरिश्चंद्र नाटक है उसकी पंक्तियां हैं। अगला देखिए यहाँ पर पात्र और उपन्यास है, इनका मिलान करना है। पात्र देखिए भुवन, ये नदी के द्वीप उपन्यास से है। जोहरा ये गवन उपन्यास से है। कालीचरण ये मैला आंचल से लिया गया है। रैकव ये अनामदास का पोथा जो उपन्यास है उससे लिया गया है। फिर अगला देखिए यहाँ पर कहानी और कहानीकार। कसाईवाड़ा कहानी शिवमूर्ति की है। तिरिच कहानी उदय प्रकाश की है। एक प्लेट सैलाब मनु भंडारी की है। डेफोडिल जल रहे हैं मृदुला गर्ग की कहानी है। अगला है यहाँ पर रचना और रचनाकार, इसका मिलान करते हैं। श्रृंगार प्रकाश ये भोजराज का ग्रंथ हो जाएगा। व्यक्ति विवेक ये महिम भट्ट का। दश रूपक ये धनंजय और श्रृंगार तिलक ये रुद्र भट्ट। फिर यहाँ पर देखिएगा पाश्चात्य विद्वानों की रचना है, जैसे सेक्रेड वुड ये टी.एस. इलियट की रचना है। रेवोल्यूशन ये F.R. लिविस की रचना है। लैंग्वेज एज जेस्चर ये R.P. ब्लैकमेरल की रचना है। ए ग्रामर ऑफ मोटिव्स ये कैनेथ वर्ग की रचना होगी। अ ग्रामर ऑफ मोटिव्स ये इस प्रकार से है। तो फिलहाल कुछ इस प्रकार से हमारा लेक्चर था। मुझे पूर्ण आशा है कि आपकी परीक्षा के आधार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो आराम से देखिएगा, जो प्रश्न नहीं आए तो उन्हें अपनी कॉपी पे नोट करना, अन्यथा आप इसे कंटिन्यू रखना। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।